हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम अपने चैनल पर मूवीज की एक्सप्लेनेशन भी शुरू कर रहे हैं। तो आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखेंगे उस मूवी का नाम है ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। ये मूवी 16 नवंबर 1984 को रिलीज हुई थी और इसका रन टाइम 1 घंटा 31 मिनट है। ये आर रेटेड मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग 7.4 है और इस मूवी का जॉनरा सुपरनैचुरल हॉरर स्लैशर है और यह मूवी फेमस एक्टर जॉनी डेप की डेब्यू मूवी है। तो चलिए अब हम मूवी की कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने एक ऐसा ग्लव पहना हुआ था जिसमें तेज धार ब्लेड्स लगे हुए थे। वो आदमी एक खाली पड़ी अंधेरी फैक्ट्री में एक लड़की का पीछा कर रहा होता है और अपने खतरनाक ब्लेड से उस लड़की को मारने की कोशिश करता है। उस ग्लव की फिंगर से 4 ब्लेड्स अटैच थे। दरअसल वो ब्लेड्स उस ग्लव में वेल्ड किए हुए थे। वो आदमी उस लड़की को मारने ही वाला था कि अचानक वो लड़की जाग जाती है। यानी दरअसल वो लड़की एक नाइटमेयर देख रही थी। इस लड़की का नाम टीना था और अजीब बात यह थी कि जागने के बाद टीना के कपड़े उस जगह से फटे हुए थे जहां सपने में उस आदमी ने टीना पर हमला किया था। अगली रात हम देखते हैं कि टीना के पेरेंट्स 2 दिन के लिए टाउन से बाहर गए हुए थे, इसलिए वो अपने घर पर अपने फ्रेंड्स को बुला लेती है जिनमें नैन्सी, ग्लेन और रॉड शामिल थे। रॉड टीना का बॉयफ्रेंड था और ग्लेन नैन्सी का बॉयफ्रेंड था। ग्लेन का रोल जॉनी डेप ने प्ले किया है और ये उनके कैरियर की सबसे पहली मूवी है। टीना नैन्सी को अपने कल रात वाले नाइटमेयर के बारे में बताती है और यहाँ नैन्सी उसे बताती है कि मुझे भी कुछ दिनों से नाइटमेयर्स आ रहे हैं। लेकिन एक दूसरे को अपना अपना नाइटमेयर बताते हुए उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को एक ही आदमी के ड्रीम्स आते हैं। यानी दोनों के सपने में जले चेहरे वाला डरोना बंदा आता था जिसने ब्लेड वाला ग्लव पहना होता था। यहाँ वो सब हैरान थे कि टीना और नैन्सी दोनों को एक ही आदमी का ड्रीम कैसे आ सकता है। उसी रात टीना और रॉड सो रहे होते हैं कि तभी टीना फिर से नाइटमेयर देखती है। यहाँ फिर से वही डरोना आदमी टीना का पीछा करता है। उस आदमी का चेहरा जला हुआ था, इसलिए वो बहुत डरावना और खतरनाक लग रहा था। टीना उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी आखिरकार टीना को पकड़ लेता है और अपने ब्लेडेड ग्लव के साथ उस पर वार करता है। लेकिन जो कुछ टीना के साथ नाइटमेयर में हो रहा था उसका असर रियल में भी टीना के साथ हो रहा था। ब्लेड वाले ग्लव के वार की वजह से टीना के पेट से खून निकल रहा था क्योंकि उस आदमी ने 4 ब्लेड्स उसके पेट में घुसा दिए थे और उसकी बॉडी कमरे में अजीब तरह से हवा में उड़ रही थी। और ये इस मूवी का एक बहुत स्केरी सीन है। रॉड टीना की चीखें सुन डर कर उठ जाता है। उसकी आंखों के सामने टीना की बॉडी से खून निकल रहा था और वो हवा में फ्लोट हो रही थी और ये देखकर रॉड का डर के मारे बुरा हाल था। तभी टीना की लाश नीचे गिर पड़ती है और रॉड ये सब देखकर चीखता हुआ कमरे की खिड़की से बाहर भाग जाता है। टीना और रॉड का शोर सुनकर नैन्सी और ग्लेन रूम में आते हैं और उन्हें वहां टीना की खून में डूबी हुई लाश मिलती है और रॉड वहां मौजूद नहीं था। नेक्स्ट शॉट में हम नैन्सी और उसकी मां मार्ज को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहाँ हम पुलिस ऑफिसर डोनाल्ड को देखते हैं। दरअसल डोनाल्ड मार्ज का एक्स हस्बैंड और नैन्सी का बाप था और उसकी और मार्ज की काफी साल पहले डाइवोर्स हो चुकी थी और वही टीना के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसके ख्याल में रॉड ने ही टीना का मर्डर किया था। लेकिन नैन्सी अपने बाप को कहती है कि टीना को कुछ दिनों से ऐसे ही सपने आ रहे थे जिनमें कोई आदमी ब्लेडेड ग्लव पहने उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन डोनाल्ड नैन्सी को कहता है कि उसका मर्डर यकीनन रॉड ने ही किया है क्योंकि कमरे में उसके अलावा किसी और के होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। अगले दिन नैन्सी स्कूल चली जाती है ताकि उसका माइंड बार बार टीना की मौत की तरफ ना जाए। नैन्सी स्कूल में क्लास में होती है कि तभी उसे टीना की लाश नजर आती है लेकिन उसके अलावा कोई स्टूडेंट भी लाश को नहीं देखता। नैन्सी को यह सब अजीब लगता है लेकिन वो लाश का पीछा करती है और उसका पीछा करते करते वो एक रूम में पहुंचती है। लेकिन अचानक वो खुद को उसी अंधेरी फैक्ट्री में पाती है जहां हमने मूवी के शुरू में टीना को देखा था और तभी वहां वही डरोना आदमी आ जाता है जिसने टीना को मारा था।
वो नैन्सी को अपना नाम फ्रेडी बताता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें भी उसी तरह मार दूंगा जैसे मैंने टीना को मारा था। ये कहकर वो उस पर हमला करता है, लेकिन तभी नैन्सी चीखते हुए नींद से जागती है। दरअसल नैन्सी अपनी क्लास में ही सो गई थी और नाइटमेयर देख रही थी। टीचर को लगता है कि नैन्सी टीना की मौत की वजह से काफी डिस्टर्ब है, इसलिए वो उसे घर भेज देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ने रोड को तलाश कर लिया था और उसे टीना के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ नैन्सी रोड से मिलने आती है और उससे पूछती है कि मर्डर वाली रात क्या हुआ था, जिस पर रोड उसे बताता है कि ऐसा लग रहा था जैसे रूम में कोई इनविजिबल आदमी था जिसने किसी तेज धार वेपन से टीना को मार डाला। वो उसे बताता है कि तुम दोनों की तरह वो ब्लेडेड ग्लव पहना डरोना आदमी मेरे ड्रीम्स में भी आता है। और यह सुनकर नैन्सी को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सब ड्रीम में एक ही आदमी को देख रहे हैं। नेक्स्ट शॉट में हम नैन्सी को अपने घर में देखते हैं जहां वो बाथ ले रही थी, लेकिन तभी उसकी आंख लग जाती है और एक बार फिर से फ्रेडी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चीखें सुनकर मार्ज बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आती है, जिससे नैन्सी भी जाग जाती है और फ्रेडी उसे मार नहीं पाता। नेक्स्ट शॉट में हम नैन्सी को सोने की तैयारी करता देखते हैं कि तभी उसका बॉयफ्रेंड ग्लेन उसके रूम की खिड़की को नॉक करता है। ग्लेन नैन्सी के बिल्कुल सामने वाले घर में ही रहता था और वो नैन्सी को चुपके से मिलने आया था। नैन्सी विंडो ओपन करती है और ग्लेन अंदर आ जाता है। यहाँ वो कुछ देर बातें करते हैं और फिर वो सो जाते हैं। नैन्सी बेड पे सोई हुई थी, लेकिन ग्लेन चेयर पर ही बैठे बैठे सो जाता है। लेकिन यहाँ एक बार फिर फ्रेडी नैन्सी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता नैन्सी नींद से जाग पड़ती है। लेकिन उसे लग रहा था कि रोड के साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए रात के वक्त ही वो और ग्लेन पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी वक्त फ्रेडी रोड के ड्रीम में आता है और उसी के ब्लैंकेट से उसका गला घोंट देता है। नैन्सी और ग्लेन डोनाल्ड को बताते हैं कि शायद रोड की जान खतरे में है। डोनाल्ड को नैन्सी की बात समझ नहीं आती, लेकिन वो बेटी को इनकार भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो रोड के सेल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जब वो सेल में पहुंचते हैं तो उन्हें रोड की लाश मिलती है। लाश देखकर डोनाल्ड को लगता है कि शायद रोड ने आत्महत्या की है, लेकिन नैन्सी को पता था कि इसे फ्रेडी ने मारा है। नैन्सी और ग्लेन रोड की मौत की वजह से शॉक में थे। नेक्स्ट शॉट में हम रोड का फ्यूनरल देखते हैं। फ्यूनरल के बाद हम नैन्सी को अपने माँ बाप के साथ देखते हैं, जहां वो उन्हें बताती है कि टीना और रोड को फ्रेडी ने उनके नाइटमेयर में मारा है। लेकिन मार्ज नैन्सी को एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां डॉक्टर उसके ब्रेन की जांच करता है। मार्ज डॉक्टर को बताती है कि जब से इसके दोस्तों का मर्डर हुआ है तब से इसे ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी इसके सपने में आता है और इसे मारने की कोशिश करता है, और इसके ख्याल में उसी आदमी ने इसके दोस्तों को भी सपने में मारा है, जिससे वो रियल वर्ल्ड में भी मर गए। डॉक्टर मार्ज को कहता है कि सपने बड़े अजीब होते हैं, क्योंकि साइंस अभी ये नहीं पता कर सकी कि सपनों की असलियत क्या होती है। डॉक्टर नैन्सी को पिल्स देता है, जिससे वो सो जाती है। उसके सो जाने के बाद डॉक्टर उसके ब्रेन की एक्टिविटी चेक करता है। मशीन से उसे पता चलता है कि नैन्सी अब गहरी नींद में चली गई है। अचानक नैन्सी चीखने लगती है और डॉक्टर और मार्ज भागकर नैन्सी के पास आते हैं और उसे जगा देते हैं, लेकिन नैन्सी के हाथ से खून निकल रहा था और वो मार्ज को कहती है कि फ्रेडी ने फिर से मुझे मारने की कोशिश की है। डॉक्टर को इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती कि ड्रीम में कोई किसी को मारे तो इसका असर रियल वर्ल्ड में कैसे हो सकता है। तभी नैन्सी देखती है कि उसके दूसरे हाथ में फ्रेडी की हैट है और उस हैट पर फ्रेडी क्रूगर का नाम प्रिंट हुआ था, और वो मार्ज को कहती है कि मैंने जागने से पहले उसकी हैट को पकड़ा था और इसी वजह से ये हैट ड्रीम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ गई है, यानी मैं फ्रेडी को भी रियल वर्ल्ड में ला सकती हूँ। नेक्स्ट शॉट में हम नैन्सी और मार्ज को घर में देखते हैं, जहां नैन्सी मार्ज से पूछती है कि क्या आप फ्रेडी क्रूगर को जानती हैं, अगर जानती हैं तो मुझे सच सच बता दें। जिस पर मार्ज उसे बताती है कि कई साल पहले टाउन में फ्रेडी क्रूगर नाम का एक आदमी रहता था, लेकिन वो एक बुरा आदमी था जिसने बहुत से बच्चों का मर्डर किया था। वो बच्चों को मारने के लिए खाली पड़े बॉयलर रूम का इस्तेमाल करता था।
पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उसके खिलाफ सबूत नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। जब कोर्ट ने फ्रेडी को छोड़ दिया तो वो बॉयलर रूम में ही रहने लगा। लेकिन उसने जिस जिस परिवार के बच्चों को मारा था उन सब पेरेंट्स ने बाकी बहुत से लोगों के साथ मिलकर एक दिन बॉयलर रूम पर गैसोलीन छिड़क कर पूरे बॉयलर रूम को ही जला डाला था, जिसमें फ्रेडी भी जलकर मर गया था। यहाँ नैन्सी को पता चलता है कि मार्ज भी उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने फ्रेडी को जिंदा जला दिया था। यही नहीं बल्कि टीना, रोड और ग्लेन के पेरेंट्स भी फ्रेडी के मर्डर में शामिल थे। मार्ज कहती है कि फ्रेडी कैसे टीना और रोड को मार सकता है क्योंकि वो तो खुद कई साल पहले मर चुका है। लेकिन नैन्सी समझ जाती है कि फ्रेडी किसी तरह उन लोगों के बच्चों के सपनों में आकर उन्हें मार रहा है जिनके पेरेंट्स ने उसे मारा था। यहाँ हमें पता चलता है कि नैन्सी पिछले कई दिन से पिल्स ले रही थी जिससे उसे नींद नहीं आती थी, यानी नैन्सी कई दिन से नहीं सोई थी। लेकिन जब नैन्सी हॉस्पिटल में सो गई थी तो वो अपने सपने से फ्रेडी की हेड को रियल वर्ल्ड में ले आई थी, इसलिए उसे पता चल गया था कि वो फ्रेडी को भी रियल वर्ल्ड में ला सकती है। इसलिए रात को वो अपने घर में जगह जगह ट्रैप्स लगाती है। उसका प्लान ये था कि वो सो जाएगी और जैसे ही फ्रेडी नाइटमेयर में उसे मारने की कोशिश करेगा वो उसे रियल वर्ल्ड में ले आएगी। यहाँ वो डोनाल्ड को भी कॉल करके अपने प्लान के बारे में बता देती है और उसे घर बुला लेती है। फिर वो ग्लेन को फोन करके उसे कहती है कि खिड़की में आओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। नैन्सी और ग्लेन एक दूसरे से थोड़ी देर बातें करते हैं, जहां वो ग्लेन को कहती है कि तुम जागते रहना, लेकिन ग्लेन गलती से सो जाता है और यहाँ फ्रेडी उसे भी बहुत बुरी तरह से मार डालता है। और पुलिस वाले ग्लेन के घर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाते हैं। यहाँ डोनाल्ड भी मौजूद था। नेक्स्ट शॉट में हम नैन्सी को प्लान के मुताबिक सोया हुआ देखते हैं। नैन्सी का नाइटमेयर शुरू हो जाता है और यहाँ फ्रेडी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन नैन्सी उसे पकड़ लेती है और तभी वो रियल वर्ल्ड में आ जाती है। यहाँ नैन्सी और फ्रेडी दोनों ही रियल वर्ल्ड में आ चुके थे। यहाँ भी नैन्सी उससे बचकर भागती है और फ्रेडी एक एक करके ट्रैप्स में फंसता जाता है और आखिर में नैन्सी उस पर पेट्रोल छिड़कती है और आग लगा देती है, जिससे उसका जिस्म जलने लगता है और वो चीखने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ डोनाल्ड भी पहुंच चुका था। फ्रेडी भागकर मार्ज के रूम में चला जाता है और जब नैन्सी और डोनाल्ड रूम में पहुंचते हैं तब तक मार्ज मर चुकी थी और फ्रेडी गायब था। अचानक नैन्सी डोनाल्ड को बाहर जाने का कहती है और डोनाल्ड के बाहर जाते ही रूम में फ्रेडी आ जाता है। वो नैन्सी को मारने ही वाला था कि वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ, तुम रियल नहीं हो, क्योंकि ये सब एक ड्रीम है और मैं तुमसे वो सारी पावर्स ले रही हूँ जो मैंने तुम्हें दी थी। और तभी फ्रेडी गायब हो जाता है और ये इस मूवी का सबसे कंफ्यूजिंग सीन है। और यहाँ नैन्सी ने फ्रेडी को कहा कि ये सब एक ड्रीम है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात से नैन्सी का क्या मतलब था इसको हम मूवी की एंडिंग बताने के बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेडी के गायब होने के बाद नैन्सी रूम का दरवाजा खोलकर बाहर जाती है, लेकिन अब बाहर सुबह का वक्त था और नैन्सी स्कूल जा रही थी और उसके साथ मार्ज भी कमरे से बाहर आती है। नैन्सी मार्ज को कहती है कि कल रात मुझे बड़ी अच्छी नींद आई थी। तभी टीना, ग्लेन और रोड कार में उसके घर के सामने आकर रुकते हैं और नैन्सी कार में बैठ जाती है। लेकिन अचानक कार के शीशे अपने आप ही बंद होने लगते हैं और वो चारों चिल्लाते हैं, लेकिन कार अपने आप ही चलने लगती है। रूम के अंदर से फ्रेडी का हाथ बाहर आता है जो मार्ज को दरवाजे के अंदर खींच लेता है और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों को फ्रेडी के गायब होने वाला सीन और इस मूवी की एंडिंग अच्छे से समझ नहीं आई होगी। तो चलिए मैं आपको इस मूवी के राइटर और स्टूडियो के दरमियान चलने वाले एक इंटरेस्टिंग मसले के बारे में बताता हूँ, जिससे आपको फ्रेडी के गायब होने की वजह और इस मूवी की एंडिंग अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वेस क्रेवन थे और उनका इस मूवी को एक फ्रेंचाइज के तौर पर बनाने का कोई इरादा नहीं था, यानी वो इसे एक स्टैंड अलोन सोलो मूवी बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस मूवी को एक हैप्पी एंडिंग दी थी। इसमें एंड पे नैन्सी फ्रेडी की हकीकत जान जाती है कि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। नैन्सी ने फ्रेडी को कहा था कि ये सब चीज एक ड्रीम है, तो उसका असल मतलब ये था कि अभी तक मूवी में जो कुछ भी हमने देखा था वो सब सिर्फ नैन्सी का एक ड्रीम था, यानी रियल में फ्रेडी का भूत एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और मूवी के फर्स्ट सीन से हम जो भी देख रहे थे वो सब जस्ट नैन्सी का एक ड्रीम था,
और इस बात की समझ नैन्सी को अब आई थी। और चूंकि फ्रेडी का भूत एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए उसने किसी को नहीं मारा था। इसलिए वो सब लोग जिन्हें हमने मरते देखा था वो रियल में जिंदा थे। और जब वो उस ड्रीम को समझ जाती है और घर से बाहर आती है तो वो सभी लोग जिंदा होते हैं जिन्हें फ्रेडी ने मारा था, क्योंकि रियल में वो सब लोग सिर्फ नैन्सी के ड्रीम में ही मरे थे। तो असल में पूरी मूवी में कोई भी नहीं मरा और ये एक भूतिया मूवी नहीं थी। यानी वेस क्रेवन के ओरिजिनल प्लान के मुताबिक ये मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो जाती, लेकिन स्टूडियो ने इस हैप्पी एंडिंग को पसंद नहीं किया, क्योंकि वो इस मूवी को एक फ्रेंचाइज बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मूवी की एंडिंग को अपने हिसाब से चेंज करवाया, जहां उन्होंने इसे ऐसा बनाया जिसमें ऑडियंस को इसकी सही से समझ ना आए कि नैन्सी ने जो फ्रेडी को कहा था कि मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूं तो इसका क्या मतलब था। और मूवी की एंडिंग भी ऐसी बनाई जिससे ऑडियंस को फ्रेडी की रियलिटी की समझ ना आए कि वो रियल में था या सिर्फ नैन्सी के ड्रीम में था, और एंड पे फ्रेडी मरा है या नहीं, और नैन्सी अभी रियल वर्ल्ड में है या ड्रीम वर्ल्ड में। इसलिए उन्होंने इसकी एंडिंग पे ऐसा दिखाया कि फ्रेडी अभी भी मौजूद है। स्टूडियो ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो स्टोरी को सीक्वल्स में आगे बढ़ा सकें, लेकिन वेस्ट ने स्टूडियो की इस एंडिंग को कभी पसंद नहीं किया, इसलिए उन्होंने इस फ्रेंचाइज की नेक्स्ट मूवी को राइट और डायरेक्ट नहीं किया था। और चूंकि आखिर में स्टूडियो की ही बात मानी गई थी तो उन्हीं की स्टोरी लाइन ही कैनन होगी, और स्टूडियो ने अगले साल ही यानी 1985 में ही फ्रेंचाइज की नेक्स्ट मूवी को रिलीज कर दिया था। तो ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने एक मूवी को एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपनी ओपिनियन जरूर दें, ताकि अगर वीडियो में किसी तरह की कमी हो तो नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर किया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम इस फ्रेंचाइज की नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।